सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिपब्लिक हिंदू। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री राम लिख के और कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से आग लगा दो यार, मतलब पूरा कमेंट बॉक्स भर दो। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक महान जर्नलिस्ट के बारे में, महान पत्रकार के बारे में, जिस पत्रकार ने मतलब पूरी दुनिया को संभाल कर रखा है, और वो है रवीश कुमार ने मतलब सच में संभाल कर रखा है एंटी नेशनल लोगों को। अगर आपको यकीन नहीं ना तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को पता चले रवीश कुमार कितना बड़ा एजेंडा वाला बंदा है। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। सुप्रिया प्रसाद जी यहाँ पहुंच नहीं सके, लेकिन उनके 4 सिपाही यहाँ तैनात हैं। वो आज तक की सोच है, उसकी रफ्तार है, उसकी तेजी है, उसकी आत्मा है, उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग है, और कैसे खबर को फैला दिया जाए हर एक व्यक्ति तक, ताकि कभी YouTube के तहखाने में इस चैनल को ढूंढना न पड़े। इसलिए आज तक के संपादक इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, उनके सिपाही आपके सामने हैं। धन्यवाद। Round 2. बहुत बातें कही गई कि अभी कुछ देर पहले काफ़ी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए मुड़ के हम क्या करते हैं। ज़रूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें, तो लगे हम अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है, वो भी सोचना ज़रूरी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ENBA के जूरी का, अनुराग का, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। और जब आपकी व्यूअरशिप हाई हो, अक्सर नेता कहते हैं कि आप उसकी साइड लेते हो, आप उसकी साइड लेते हो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। आपके वोट तय करते हैं, हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। Draw. Round 3. ये चुनाव बहुत खतरनाक है, और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे। Double KO. Final round. हिंदुओं का पलायन आज से नहीं हो रहा। वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान, इस्लाम। सिंध बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वहीं के हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहां की लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? यह रुक क्यों नहीं रहा है? क्या यह मजहब की समस्या है या मानवाधिकार की? क्या दोनों को इतनी आसानी से अलग कर सकते हैं? जो बिल लाया गया है उसका आधार सिर्फ प्रताड़ना है, यातना है, तो सिर्फ एक धर्म पर चुप्पी क्यों है? अगर सिर्फ मजहब आधार है तो फिर यातना और प्रताड़ना का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बात करते हैं प्राइम टाइम में कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाए और भारत इसमें पहल करे। 2005 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए ये लोग भारत आए
और यहां की नागरिकता मिलने की आस में दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की दुकानदारी सिर्फ टीवी की बहसों के लिए है। जब किसान मरता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, तो वो हिंदू नहीं रह जाता, ना ही मुसलमान रह जाता है। जब नागरिकता देने का पहले से प्रावधान है और दी जा रही है, तो क्या ये सवाल अब पूछे जाने का कोई मतलब है? सुनना पड़ेगा। उनकी ज्यादातर बातें, तरीका भले ही गलत हो सकता है, तेवर भले गलत हो सकता है, पर ज्यादातर बातें जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं, फेसबुक पे, ठीक बोल रहे हैं। 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह का खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। 2015 की परीक्षा में अंतिम चरण के बाद 4000 सीटें कम कर दी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। रेल मंत्री को देखना चाहिए कि उम्र सीमा में 2 साल की कटौती करने से नौजवानों पर क्या असर पड़ता है। यह समस्या तमाम सांसदों को भी रेल मंत्री के पास रखनी चाहिए। कोचिंग चलाने वाले भी कह रहे हैं कि रेलवे की जो भर्ती निकली है, उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 जो की गई है, वो गलत हुआ है। इसलिए 24 जून को इसी साल फॉर्म निकलता है, 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं, 14 सितंबर को एडमिट कार्ड मिल जाता है और 21, 22, 23 सितंबर जो गुजरा परीक्षा होती है सुपर फास्ट रफ्तार से। इस परीक्षा के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणी के 17 साल से लेकर 42 साल के युवाओं को शामिल किया गया। सारे वोटर आ जाएं इसमें, 60 साल वालों को भी दे देना था। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? पलटना। मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा। वो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक है। आप ये नहीं समझते कि अब जर्नलिज्म सबसे गिरी हुई जगह हो गई है? दुख तो होता है, क्योंकि बहुत अपना दिल लगाया इस पेशे में कि आज इसकी, और जितनी भी बातें आप कह रही हैं, मैं नहीं कह सकता कि यह हकीकत नहीं है, ये हकीकत तो है। सिर्फ मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनिस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है, दब्बू हो गई है। दो 2017-18 के आर्थिक सर्वे को पलटकर देखिए, उसमें लिखा है कि जो नए टैक्स रिटर्न आए उनमें से ज्यादातर उन लोगों के थे जिनकी आयकर देने की क्षमता नहीं है। रिटर्न की संख्या तो बढ़ गई मगर राजस्व पर उसका बहुत असर नहीं हुआ। अभी भी टैक्स जमा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। आयकर दाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बेस बढ़ गया है। आज इस बढ़ी हुई संख्या में से 3 करोड़ लोगों को कम कर दिया गया। 2020-21 में जब आप आयकर रिटर्न भरने जाएंगे तो 5 लाख तक की आय वालों को कुछ नहीं करना होगा, ना टैक्स देना होगा, ना ही रिटर्न फाइल भरनी पड़ेगी। रिटर्न भरने वालों की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है। इसमें से 3 करोड़ आयकर दाताओं को 2020-21 के बजट में से माइनस कर दिया जाएगा। इनसे 18,500 करोड़ का टैक्स सरकार को मिल रहा था, यानी इतनी छूट सरकार ने दी है।
इतनी कोशिशों के बाद, इतनी सख्ती, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह के बाद 7 करोड़ आयकर दाता मिले थे। पहले हम लोग जाते थे ट्रेन में या कहीं भी, तो लोग इतना प्यार करते थे, लगता था कि सारा खाना हम ही को खिला देंगे, है ना। अब वो एक तो चाय के लिए भी नहीं पूछते हैं और गालियां भी सुनो, और गालियां भी सुनाते हैं। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जाते जाते मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @therepublic_hindu के नाम से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जाके आप मुझे नेम सेंड वीडियो क्लिप्स वगैरह शेयर कर सकते हो। क्या इन इस तरह की चीज़ों की वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यार कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना कि आपको अगली बार कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी वीडियो देखना पसंद है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।